हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टीचिंग हब में। आज हम लोग देखने वाले हैं एनसीईआरटी नोट्स, जो कि अरिहंत पब्लिकेशन द्वारा दिया गया है। और ये सबसे बेहतर बुक है एनसीईआरटी पढ़ने के लिए। आपको पूरी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये एनसीईआरटी नोट्स जो पढ़ लेते हैं तो यही आपके लिए बेहतरीन है ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। और आज हम लोगों का दूसरा क्लास है और आज हम लोग दूसरे क्लास में देखेंगे उत्तक। आज हम लोगों को देखना है उत्तक। इसका सबसे मेन पॉइंट ये है कि ये इस बुक में एनसीईआरटी क्लास कहाँ से लिया गया, वो चैप्टर वाइज जो है इसकी स्रोत के बारे में दिया गया है। जैसे एनसीईआरटी क्लास 9th चैप्टर 6 जो उत्तक है उससे लिया गया है। एनसीईआरटी क्लास 11th चैप्टर 6 पुष्पीय पादपों का शरीर और चैप्टर 7 प्राणियों की संरचनात्मक संगठन। इन एनसीईआरटी स्रोत से जो है ये उत्तक चैप्टर में सारे क्वेश्चनों को लिया गया है। आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो बहुकोशिकीय जीवों यानी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में श्रम विभाजन जो डिवीजन ऑफ लेबर होता है, अर्थात इनमें कोशिकाएं परस्पर मिलकर उत्तकों का निर्माण करती है, जो क्रमशः अंगों एवं अंग तंत्रों का निर्माण करती है। यानी मुख्य रूप से कहा जाए तो जो है टिश्यू का जो है निर्माण सेल से होता है। सेल से निर्माण होता है टिश्यू का, और टिश्यू से निर्माण होता है अंग का, और अंग यानी ऑर्गन का निर्माण होता है, और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है। तो इस क्रम में ही जो है बहुकोशिकीय जीवों में चलती है संरचना। नेक्स्ट देखते हैं, समान उत्पत्ति एवं समान कार्य करने वाली कोशिकाओं के ऐसी समूह जिनकी मूलभूत संरचना भी समान होती है उन्हें उत्तक कहते हैं। उत्तक किन्हें कहते हैं? समान उत्पत्ति और समान कार्य करने वाली कोशिकाओं का ऐसा समूह जिनकी मूलभूत संरचना समान होती है उन्हें उत्तक कहते हैं। और इस रूप में उत्तक को दो भाग में बांटा गया है, एक पादप उत्तक और एक जंतु उत्तक। यानी उत्तक को कितने भाग में बांटा गया है? दो भाग में, एक पादप उत्तक और एक जंतु उत्तक। तो आज हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं पादप उत्तक के बारे में। पादप उत्तक, पादप स्थिर अर्थात गतिहीन होते हैं। यानी पादप जो है वो स्थिर होते हैं और गतिहीन होते हैं। अतः इनमें जो है यांत्रिक सहारा यानी मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करने वाले सुरक्षात्मक उत्तक अधिक पाए जाते हैं, जो संरचना में सरल एवं प्रायः मृत होते हैं। पादप कोशिकाएं यानी पादप उत्तक जो है मुख्य रूप से कैसी होती है? मृत होती है। और ये जो है इनमें मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करने वाले सुरक्षात्मक उत्तक ज़्यादा पाए जाएंगे, क्योंकि ये जो है गतिहीन नहीं होती है, मतलब गति नहीं करती है। पादपों में वृद्धि की कुछ सीमित क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। यानी पादप में जो वृद्धि होती है कुछ ही सीमित क्षेत्रों में पाई जाती है, किंतु इनमें जीवन पर्यंत असीमित वृद्धि यानी कोशिका विभाजन होती रहती है। विभाजन की क्षमता के आधार पर पादप उत्तक दो प्रकार के होते हैं। यानी विभाजन की क्षमता के आधार पर अगर देखा जाए पादप उत्तक को, तो पादप उत्तक दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक है विभज्योतक और दूसरा है अस्थायी उत्तक। पहला है कौन? विभज्योतक, और दूसरा है अस्थायी उत्तक। चलिए देखते हैं विभज्योतक उत्तक को। तो विभज्योतक उत्तक क्या होता है? तो विभज्योतक उत्तक पादपों में वृद्धि मुख्यतः सक्रिय विभाजन वाले विशिष्ट क्षेत्रों तक ही सीमित होती है। इन क्षेत्रों में पाए जाने वाले विभाजनशील उत्तक विभज्योतक कहलाते हैं। यानी पादपों में जो वृद्धि होती है मुख्यतः सक्रिय जो विभाजन वाला क्षेत्र है उसी में जो है वृद्धि होती है। तो इन क्षेत्रों में पाए जाने वाले विभाजनशील उत्तक को ही विभज्योतक कहा जाता है, जो निरंतर कोशिका विभाजन द्वारा नई कोशिकाओं का निर्माण करते हैं। स्थिति के आधार पर विभज्योतक तीन प्रकार के होते हैं। अगर स्थिति के आधार पर विभज्योतक को फिर देखा जाए तो विभज्योतक भी कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। एक है शीर्षस्थ विभज्योतक, दूसरा है अंतर्वेशी विभज्योतक। तो शीर्षस्थ विभज्योतक क्या है? यानी एपिकल जो है मेरिस्टीम क्या है? यह तने एवं जड़ के शीर्ष के वृद्धि वाले भागों में पाया जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि शीर्षस्थ विभज्योतक किस में पाया जाता है? तो ये तने एवं जड़ के शीर्ष के वृद्धि वाले भाग में पाया जाता है। यह प्राथमिक उत्तक पादप की लंबाई में वृद्धि करता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो शीर्षस्थ विभज्योतक है यह प्राथमिक उत्तक है। यह कैसा उत्तक है? प्राथमिक उत्तक है, जो कि पादपों की लंबाई में वृद्धि करता है। नेक्स्ट देखते हैं अंतःविशिष्ट या अंतःब्रेशी विभज्योतक। ये उत्तक
पत्तियों के आधार में या टहनी के पर्व यानी इंटरमोड जो होता है के दोनों ओर उपस्थित होते हैं। वास्तव में ये शीर्षस्थ विभवद्योतक के वे भाग हैं जो लंबाई बढ़ने के कारण उनसे अलग हो जाते हैं। यानी वास्तव में जो है अंतर्वेशी विभवद्योतक जो है वो शीर्षस्थ विभवद्योतक का ही एक भाग है, जो कि अधिक लंबाई बढ़ने के कारण जो है अलग कैटेगरी में इसे डाल दिया गया है। यह मुख्य रूप से पत्तियों के आधार में या टहनी के पर्व यानी इंटरनोड के दोनों ओर उपस्थित होते हैं। ये उत्तक अस्थायी उत्तक है, यानी जो अंतर्देशीय उत्तक है ये कैसा है, अस्थायी उत्तक है कि ये जो उत्तक अस्थायी उत्तक यानी परमानेंट टिश्यू के बीच बीच में पाए जाते हैं। ये भी पादपों की वृद्धि के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो शीर्षस्थ विभवद्योतक भी पादपों की वृद्धि के लिए उत्तरदायी है और ये भी जो है पादपों की वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट देखते हैं पार्श्व विभवद्योतक। यह द्वितीय उत्तक है यानी सेकेंडरी टिश्यू है। तो प्राथमिक टिश्यू के रूप में किसे कहा गया, तो प्राथमिक टिश्यू के रूप में जो है शीर्षस्थ विभवद्योतक प्राथमिक टिश्यू के रूप में जाना जाता है। और जो है सेकेंडरी टिश्यू के रूप में किसे जाना जाता है, तो सेकेंडरी टिश्यू के रूप में पार्श्व विभवद्योतक को जाना जाता है, यानी जो द्वितीय वृद्धि द्वारा जड़ एवं तने का व्यास बढ़ाते हैं। तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि पार्श्व विभवद्योतक जो है द्वितीय उत्तक है यानी सेकेंडरी टिश्यू है, जो प्राथमिक उत्तक के समाप्त होने के बाद तने व जड़ के परिपक्व क्षेत्रों में विकसित होते हैं। एधा यानी कैम्बियम इसका उदाहरण है, जो द्वितीयक वृद्धि द्वारा जड़ एवं तने का व्यास बढ़ाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अस्थायी उत्तक। अस्थायी उत्तक में देखते हैं तो विभवद्योतक द्वारा विकसित नई कोशिकाएं परिपक्व यानी मैच्योर होकर अपने कार्यों के अनुसार नए रूप या आकार में रूपांतरित होकर विभाजन की क्षमता खो देती है एवं अस्थायी उत्तकों का निर्माण करती है। यह प्रक्रिया विभेदीकरण कहलाता है। यानी अस्थायी उत्तक के रूप में अगर देखा जाए तो विभवद्योतक जो होती है, विभवद्योतक द्वारा जो विकसित नई कोशिकाएं होती है वो परिपक्व हो जाती है। उसके बाद क्या हो जाता है कि नए रूप आकार में रूपांतरित होकर विभाजन की क्षमता उसकी खो जाती है और इसी विभाजन की क्षमता खोने के दौरान अस्थायी उत्तकों का निर्माण हो जाता है और इस प्रक्रिया को जो है विभेदीकरण भी कहा जाता है। कोशिकाओं के प्रकार के आधार पर अस्थायी उत्तक को दो प्रकार में बांटा गया है। यानी अगर कोशिका के प्रकार के आधार पर देखा जाए तो अस्थायी उत्तक को मुख्य रूप से दो प्रकार में बांटा गया है। पहला है सरल अस्थायी उत्तक। सरल अस्थायी उत्तक में देखते हैं इस प्रकार के उत्तक एक ही प्रकार की कोशिका द्वारा निर्मित होते हैं। यानी सरल अस्थायी उत्तक जो होता है वो कैसा होता है, तो एक ही प्रकार की कोशिकाओं द्वारा निर्मित होते हैं। सरल अस्थायी उत्तक को भी तीन प्रकार के रूप में देखा जा सकता है। पहला है मृदु उत्तक जिसको पैरेनकाइमा कहा जाता है। मुख्य रूप से जो है मृदु उत्तक की जगह कहीं कहीं इंग्लिश में ही नाम दिया जाता है पैरेनकाइमा, तो इसे याद रखें कि मृदु उत्तक को ही पैरेनकाइमा कहा जाता है। ये पतली कोशिका भित्ति वाली जीवित कोशिकाओं का बना सरलतम अस्थायी उत्तक है। इसकी कोशिकाएं अंडाकार या गोलाकार होती है। यानी मृदु उत्तक यानी पैरेनकाइमा की जो कोशिकाएं हैं वो अंडाकार या गोलाकार होती है। यह पतली कोशिका भित्ति वाली जीवित कोशिकाओं का बना सरलतम अस्थायी उत्तक होता है। यह मुख्य रूप से भोजन एवं जल के संचय करता है। यानी मृदु उत्तक पैरेनकाइमा क्या करता है पादप उत्तक में, तो यह भोजन एवं जल के संचय का कार्य करता है। कुछ मृदु उत्तक में हरित लवक पाया जाता है जिसके कारण ये प्रकाश संश्लेषण कर पाते हैं। इन्हें हरित उत्तक यानी क्लोरेनकाइमा कहते हैं, क्लोरेनकाइमा भी कहा जाता है। जलीय पादपों में मृदु उत्तक की कोशिकाओं के मध्य बड़ी वायु की गुहिकाएं पाई जाती है जो कि उन्हें तैरने में सहायता प्रदान करती है। इन्हें वायुत्तक कहते हैं यानी एरेनकाइमा कहा जाता है। नेक्स्ट दूसरा नंबर देखते हैं स्थूल कोनोत्तक यानी कोलेनकाइमा। इसकी जीवित कोशिका भित्ति सेल वॉल, कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल पर मुख्य रूप से कोनों पर पैक्टिन का जमा होता है, इसलिए इसके कोने मोटे हो जाते हैं। तो हम लोगों ने देखा पहला नंबर क्या था मृदु उत्तक जिसको पैरेनकाइमा कहा जाता है और पैरेनकाइमा मुख्य रूप से क्या कार्य कर रहा था, तो पैरेनकाइमा मुख्य रूप से भोजन एवं जल का संचय करता था। और कुछ मृदु उत्तक हरित लवक भी पाया जाता था जिससे उन्हें हरित उत्तक भी कहा जाता था यानी क्लोरेनकाइमा भी कहा जाता था। तो
ये देख चुके हैं। नेक्स्ट देख रहे थे स्थूल कोण उत्तक। तो स्थूल कोण उत्तक को जो है कोशिका भित्ति मुख्य रूप से कोनों पर पैक्टिन का जमा होता है। इसकी जीवित कोशिका भित्ति पर मुख्य रूप से किसका जमा होता है, तो पैक्टिन का जमा होता है, जिसकी वजह से इसके कोने कैसे हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं। आगे देखते हैं, इनमें प्रायः हरित लवक पाया जाता है जो प्रकाश संश्लेषण में सहायक होते हैं। इनमें अंतरकोशिकीय अवकाश इंटरसेलुलर स्पेस का अभाव होता है। यह द्विबीजपत्री पादपों के तने की अध्य अस्तवचा में पाए जाते हैं। नई शाखाओं एवं पत्तियों को यांत्रिक सहारा प्रदान करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, तीसरा नंबर दृढ़ो उत्तक यानी स्क्लेरन कायमा। यह कठोर एवं मोटी भित्ति वाला मृत रक्षात्मक उत्तक है। यानी स्क्लेरन कायमा कैसा उत्तक है, तो स्क्लेरन कायमा जो है मृत रक्षात्मक उत्तक है। स्क्लेरन कायमा कैसा है, मृत रक्षात्मक उत्तक है। इनके ऊपर सेलुलोज एवं लिग्निन की मोटी परत पाई जाती है, मोटी भित्ति पाई जाती है। यह दो प्रकार की होती है, एक है दृढ़ोत्तक तंतु और दूसरी है दृढ़ कोशिकाएं। आगे देखते हैं, यह उत्तक पादपों को यांत्रिक सहारा एवं सुरक्षा प्रदान करती है। यह मुख्य रूप से इम्पोर्टेंट है कि इस स्क्लेरन कायमा यानी दृढ़ उत्तक जो है मुख्य रूप से क्या कार्य करती है, यानी दृढ़ उत्तक स्क्लेरन कायमा मुख्य रूप से क्या कार्य करती है, तो यह पादपों को यांत्रिक सहारा एवं सुरक्षा प्रदान करती है तथा ये नारियल के रेशेदार छिलके, तो पूछा जाता है क्वेश्चन कि नारियल के रेशेदार छिलके में कौन सा उत्तक पाया जाता है, तो दृढ़ उत्तक यानी स्क्लेरन कायमा पाया जाता है। और संवहनी बंडल, तने, पत्तियों की सिराओं, बीज एवं फलों के छिलके आदि में स्क्लेरन कायमा यानी दृढ़ उत्तक पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं जटिल अस्थायी उत्तक। तो जटिल अस्थायी उत्तक के रूप में देखा जाता है। तो जटिल अस्थायी उत्तक ये उत्तक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। हम लोग पहले देखे, पहला नंबर क्या है, सरल अस्थायी उत्तक। तो सरल अस्थायी उत्तक एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते थे, जबकि जटिल अस्थायी उत्तक जो है वो कितने प्रकार के, ये एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, जो एक साथ मिलकर एक इकाई की तरह कार्य करते हैं। जटिल अस्थायी उत्तक क्या है, तो ये एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं जो एक साथ मिलकर एक इकाई की तरह कार्य करते हैं। और ये भी मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, पहला जाइलम और दूसरा फ्लोएम। तो आइए जाइलम को देखते हैं हम लोग। जाइलम जल संवाहक उत्तक है। यानी जाइलम किस तरीके का उत्तक है, जल संवाहक उत्तक है। तो यहाँ जाइलम जल संवाहक उत्तक है जो मृदा से अवशोषित जल एवं खनिज लवणों को मूल से पादप के अन्य भागों तक पहुंचाता है। यानी जड़ से लेके पादप के अन्य भागों तक पहुंचाने का काम खनिज और जल को कौन करता है, जाइलम करता है। इसमें जल का दिशा जो होता है वो एक दिशीय होता है, यानी एक दिशा में ही परिवहन होता है जल एवं खनिज का पेड़ पौधे में जाइलम के द्वारा। यह उत्तक पादपों को यांत्रिक सहारा भी प्रदान करता है। जाइलम क्या करता है कि ये जल एवं खनिज का अवशोषण कर पादप के अन्य भागों तक पहुंचाता है और इसमें जल का जो है एक दिशीय परिवहन होता है। यह उत्तक पादपों को यांत्रिक सहारा भी प्रदान करता है। इनमें 4 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि जाइलम में क्या क्या पाया जाता है, फ्लोएम में क्या क्या पाया जाता है। तो मुख्य रूप से अगर देखा जाए जाइलम में, तो जाइलम में 4 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। पहला है वाहिनिकाएं। इस प्रकार की कोशिकाएं निर्जीव, लंबी, नलिकाकार एवं दोनों सिरों पर नुकीली होती है। कोशिका भित्ति पर अत्यधिक लिग्निन जमा होने के कारण इन विहनिकाओं की दीवारें यानी सर्पिलाकार, वलयाकार, जलिका रूपी और गर्तमय हो सकती है। यह जल संवहन के साथ साथ पादपों को दृढ़ता प्रदान करता है। तो मुख्य रूप से क्या क्या है, वाहिनिकाएं पाई जाती है जाइलम में, और क्या पाई जाती है, वाहिकाएं यानी वेसल्स पाई जाती है। ये भी पतली बेलनाकार नलीनुमा वाहिनिकाओं की तरह के कोशिकाएं हैं, परंतु इनकी चौड़ाई वाहिनिकाओं की तुलना में अधिक होती है। वाहिकाएं भी कोशिका भित्ति पर लिग्निन के स्थूलन के कारण ये अनेक प्रकार जैसे सर्पिलाकार, वलयाकार, जलिकावत, सोपानवत, गर्ती आदि की होती है। ये जल एवं खनिज लवणों का संवहन करती है। तीसरा है जाइलम मृदु उत्तक और
चौथा क्या है, जाइलम तंतु। तो मुख्य रूप से जो जाइलम में पाए जाने वाले हैं कौन कौन है, वाहिनिकाएं हो गई, वाहिनिकाएं, दूसरा है वाहिकाएं, तीसरा देखते हैं तो जाइलम मृदु ऊतक, और चौथा क्या है, जाइलम तंतु। मुख्य रूप से ये इसको याद रखना है कि कौन कौन सा पाया जाता है। और नेक्स्ट देखते हैं फ्लोएम में। तो फ्लोएम क्या करता है, फ्लोएम भोजन संवाहक ऊतक है। तो फ्लोएम क्या करता है, भोजन संवाहक ऊतक है, जो पत्तियों में निर्मित भोजन को पादपों के अन्य भागों तक पहुंचाता है। और इसमें जो भोजन का है वो द्विदिशीय होती है, यानी बाई डायरेक्शनल परिवहन होता है, जबकि जाइलम में क्या होता है, एक दिशीय होता है, और फ्लोएम में द्विदिशीय होता है। और फ्लोएम में भोजन संवाहक ऊतक है, जबकि जो है जाइलम क्या होता है, जल एवं खनिज का संवहन करता है। नेक्स्ट देखते हैं, फ्लोएम निम्नलिखित 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। यानी फ्लोएम में भी मुख्य रूप से कितने प्रकार की कोशिकाएं होती है, 4 प्रकार की। पहला चालनी नलिकाएं यानी सीव ट्यूब, ये विशेष नलिकाकार संरचना है। ये अनेक सजीव और लंबी कोशिकाओं के सिरे कतार में जुड़ने के फलस्वरूप बनती है। इन कोशिकाओं के बीच बीच में उपस्थित अनुप्रस्थ भित्तियों में अनेक छिद्र होते हैं, जिससे इनकी रचना छलनी के समान प्रतीत होती है। इसी कारण चालनी पट्टिकाएं जो है यानी सेव प्लेट्स कहते हैं। इनमें भोज्य पदार्थों का घुलित अवस्था में स्थानांतरण होता है। तो पूछा जाता है कि चालनी नलिका किस में पाया जाता है, तो चालनी नलिका फ्लोएम में पाया जाता है। दूसरा है सह कोशिकाएं यानी कंपेनियन सेल्स। ये कोशिकाएं लंबी, पतली और चालनी नलिकाओं के पार्श्व में उपस्थित होती है। इन कोशिकाओं में एक बड़ा केंद्रक तथा जीवद्रव पाया जाता है। केवल आवर्तबीजी पादपों के फ्लोएम में सह कोशिकाएं पाई जाती है। ये चालनी कोशिकाओं द्वारा कार्बनिक भोजन के संवहन में सहायता करती है। चालनी कोशिकाओं द्वारा कार्बनिक भोजन के संवहन में क्या करती है, सहायता करती है। तीसरा है फ्लोएम मृदु ऊतक और चौथा है फ्लोएम रेशे। अगर फ्लोएम मृदु ऊतक में देखा जाए तो चालनी नलिकाओं के बीच बीच में साधारण मृदु ऊतक समान जीवित, लंबी एवं केंद्रक युक्त छोटी छोटी कोशिकाएं पाई जाती है, जो फ्लोएम मृदु ऊतक कहलाती है। ये भोजन के संचय का काम करती है। और चौथा है फ्लोएम रेशे। ये लंबी दृढ़ कोशिकाओं के बने होते हैं तथा फ्लोएम को यांत्रिक शक्ति एवं दृढ़ता प्रदान करते हैं। तो फ्लोएम का मुख्य रूप से अगर भाग देखा जाए तो फ्लोएम का मुख्य रूप से 4 भाग है। चालनी नलिका, पहला फ्लोएम के कितने भाग है, 4 हैं। पहला है चालनी नलिका, दूसरा है सह कोशिकाएं, तीसरा है फ्लोएम मृदु ऊतक और चौथा है फ्लोएम रेशे। आगे देखते हैं पादप उत्तक तंत्र। अगर पादप उत्तक तंत्र के रूप में देखा जाए, यानी पादप में जो उत्तक तंत्र है कौन कौन से हैं, तो पादप में उत्तक तंत्र जो है मुख्य रूप से 3 प्रकार के उत्तक तंत्र पाए जाते हैं। पहला है बाह्य त्वचीय उत्तक तंत्र। यह पादप का सबसे बाहरी आवरण होता है। बाह्य त्वचा यानी एपिडर्मिस, बाह्य त्वचा यानी एपिडर्मिस, यानी पादप का जो बाहर वाला भाग होता है उसी को बाह्य त्वचा कहते हैं, यानी एपिडर्मिस कहते हैं। कि कोशिकाएं कम जीव द्रव एवं बड़ी रसदानी युक्त मृदु ऊतकी कोशिकाएं होती है, जो मृदुभिद पादपों यानी जायरोफाइटा प्लांट्स में वाष्पोत्सर्जन यानी ट्रांसपायरेशन को कम करने हेतु मोटी होती है। मृदुभिद पादपों के तने में बाह्य त्वचा की कोशिकाएं क्यूटीन नामक जल अवरोधक पदार्थ का स्रवण करती है, जो इन पर एक मोम की परत का निर्माण करती है, जिसे क्यूटिकल कहते हैं। यानी मृदुभिद पादपों के जो तनों में बाह्य त्वचा होती है उसकी कोशिका में क्या पाया जाता है, तो क्यूटीन पाया जाता है, जो कि जल अवरोधक का कार्य करती है। और इसमें इन पर एक मोम की परत की निर्माण होता है, जिसे क्यूटिकल नाम से भी जाना जाता है। यह वाष्पोत्सर्जन को कम करती है एवं पादप को यांत्रिक आघात एवं परजीवी कवक के प्रवेश से भी बचाती है। पत्तियों एवं हरे पादपों के तने पर छोटे छोटे सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं, जो गैस के रूप में अगर CO2 और O2 को लेते हैं के विनिमय एवं वाष्पोत्सर्जन का कार्य करती है। इन्हें ही रंध्र कहते हैं। ये रंध्र यानी इंग्लिश में इसे स्टोमाटा भी नाम कहा जाता है। तो स्टोमाटा या रंध्र क्या होता है, तो पत्तियों एवं हरे पादपों के तने पर छोटी छोटी
सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं जो गैसों यानी CO2 और O2 के विनिमय एवं वाष्पोत्सर्जन का कार्य करती, इन्हें ही रंध्र कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रत्येक रंध्र 2 सेम के आकार द्वारा कोशिकाओं से घिरा होता है जो इनके खुलने एवं बंद होने को नियंत्रित करता है। इसकी बाहरी भित्ति पतली जबकि आंतरिक भित्ति मोटी होती है। घास में द्वार कोशिकाएं डंबल आकार की होती है। तो पूछा जाता है कि घास में जो है द्वार कोशिकाएं किस तरीके की होती है, तो डंबल आकार की होती है। द्वार कोशिकाओं में हरित लवक पाए जाते हैं एवं इनके पास स्थित विशिष्ट बाह्य त्वचीय कोशिकाओं को सहायक कोशिका कहते हैं। तने में कुछ बाह्य त्वचीय कोशिकाएं अतिवृद्धि कर बहुकोशिकीय त्वचा रोम यानी ट्राइसोम बनाती है जो वाष्पोत्सर्जन को कम करती। इसी प्रकार के मूल में मूलीय बाह्य त्वचा यानी एपिब्लेमा में कोशिका वृद्धि एक कोशिकीय मूलरूम का निर्माण करती है जो जल के अवशोषण में सहायक होती है। यानी जो पेड़ पादप होते हैं, पादप के बाह्य त्वचा में जो पाया जाता है उनमें जो है अतिवृद्धि और बहुकोशिकीय त्वचा रोम पाया जाता है जो कि वाष्पोत्सर्जन को क्या करती है, कम करती है। और इसी प्रकार मूल से जो मूलीय बाह्य त्वचा है में कोशिका वृद्धि कर एक कोशिकीय मूलरूपों का निर्माण करती है जो कि जल के अवशोषण में सहायता होता है उसके द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं भरण उत्तक तंत्र। भरण उत्तक तंत्र क्या होता है, तो शीर्षस्थ विभज्योत्तकी उत्तक में पेरिब्लेम से इस तंत्र का निर्माण होता है। इस तंत्र से ही पादप के शरीर का मुख्य भाग बनता है। इसमें केवल संवहन पुल नहीं होते। भरण उत्तक तंत्र यानी ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का प्राथमिक कार्य भोज्य पदार्थों का निर्माण और उनका संग्रहण यानी संग्रह करना होता है। यह तंत्र अनेक प्रकार के उत्तकों से मिलकर बना है जिन्हें मृदु उत्तक सबसे प्रमुख होता है। अन्य उत्तकों में दृढ़ उत्तक यानी स्क्लेरन कायमा, स्थूलकोण उत्तक यानी कोलन कायमा भी पाया जाता है। यह उत्तक तंत्र भिन्न भिन्न पादपों के समूह में अलग अलग होता है। जैसे द्विबीजपत्री पादपों में भरण उत्तकों को वल्कुट या कॉर्टेक्स, पेरिसाइकिल, मज्जा और मेड्यूलरी रेज भागों में विभाजित किया जा सकता है। जबकि एक बीजपत्री पादपों में संवहन पूल बिखरे हुए होते हैं, इसलिए इनमें वल्कुट और मज्जा अलग अलग स्पष्ट नहीं होता है। वल्कुट अधिक चर्म या बाह्य त्वचा के लिए नीचे अंतः त्वचा यानी इंडोडर्मिस तक का संपूर्ण भाग इसके अंतर्गत आता है। नेक्स्ट देखते हैं संवहनीय उत्तक तंत्र यानी संवहनीय उत्तक तंत्र। इसमें क्या आ गया, तो संवहनीय उत्तक तंत्र में जाइलम एवं फ्लोएम मिलकर संवहनीय वेस्कुलर उत्तक तंत्र बनाते हैं। जाइलम, फ्लोएम तथा एंधा यानी कैम्बियम की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति के आधार पर संवहन पुल निम्न प्रकार के होते हैं। तो संवहन पुल जो है निम्न प्रकार के होते हैं। तो संयुक्त पुल, एक है संयुक्त पुल, दूसरा संकेंद्रीय पुल, तीसरा अरीय पुल। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं है तो हम लोग सिर्फ इसको देख लेते हैं कौन कौन होते हैं पुल मुख्य रूप से। तो संयुक्त पुल, संकेंद्रीय पुल और अरीय पुल। आगे बढ़ते हैं। जंतु उत्तक, हम लोगों ने अभी तक पादप उत्तक को देखा जो कि उत्तक के 2 प्रकार थे, जंतु उत्तक और पादप उत्तक। पादप उत्तकों में हम लोगों ने क्या क्या देखा, तो पादप उत्तक मुख्य रूप से 2 प्रकार के थे। एक था विभोज्योत्तक और दूसरा था अस्थायी उत्तक। और विभोज्योत्तक में हम लोगों ने 3 प्रकार से देखा, एक शीर्षस्थ विभोज्योत्तक, एक था अंतर्वशी विभोज्योत्तक और तीसरा क्या था, पार्श्व विभोज्योत्तक। जबकि अस्थायी उत्तक में हम लोगों ने 2 प्रकार से देखा, एक सरल अस्थायी उत्तक और दूसरा क्या देखा, जटिल अस्थायी उत्तक। सरल अस्थायी उत्तक और दूसरा क्या देखा, जटिल अस्थायी उत्तक। और सरल अस्थायी उत्तक में भी 3 प्रकार का देखा, मृदु उत्तक, स्थूलकोण उत्तक और दृढ़ उत्तक। जबकि जटिल अस्थायी उत्तक में क्या देखा, जाइलम और फ्लोएम। आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं जंतु उत्तक। जंतु उत्तक क्या है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो पादपों की तुलना में जंतुओं में भोजन, आश्रय,
साथी आदि की खोज के कारण गति या गमन पाया जाता है, जबकि पादप में क्या था, गति नहीं पाया जाता था। ये जीव पादपों की अपेक्षा अपने विशिष्ट वातावरण के प्रति अधिक अनुकूलता प्रदर्शित करते हैं, अतः इनमें ऊर्जा की आवश्यकता भी अधिक होती है। इसी कारण इनके अधिकांश ऊतक जीवित होते हैं। जंतु ऊतक के अधिकांश जो ऊतक हैं वो कैसे होते हैं, जीवित होते हैं। जंतु ऊतक मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है उपकला ऊतक, दूसरा जो है पहला उपकला ऊतक है। तो उपकला ऊतक को पहले हम लोग देखते हैं। तो उपकला ऊतक यानी इपिथेलियल टिश्यू शरीर की विभिन्न सतहों पर ग्रंथिल या ओग्रंथिल आवरण बनाते हैं। सतह पर होने के कारण इस ऊतक में रुधिर कोशिकाएं नहीं होती है। ये निम्न प्रकार की होती है। इसमें पहला क्या है, सरल उपकला। उपकला ऊतक में से पहला क्या है, सरल उपकला। ऐसे ऊतकों में आधार कला पर कोशिकाओं का केवल एक ही स्तर होता है। ये सामान्यतः ऐसी सतहों पर होती है जहां सुरक्षा के साथ साथ श्रवण, अवशोषण, विसरण, प्रासरण द्वारा पदार्थों का आदान प्रदान भी होता है। आकृति और रचना के आधार पर यह सरल उपकला यानी सिंपल एपिथेलियम निम्नलिखित 3 प्रकार की होती है। तो सरल उपकला जो है कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। पहले हम लोगों ने क्या देखा कि जंतु ऊतक मुख्य रूप से कितने प्रकार की, 4 प्रकार की। 4 प्रकार में से जो पहला प्रकार था क्या था, उपकला ऊतक। और उपकला ऊतक में जो है मुख्य रूप से जो है इसके भी बहुत सारे प्रकार हैं, और उसके प्रकार में से सरल उपकला है। और सरल उपकला भी 3 प्रकार से बटे हुए हैं, इनको देखना है। तो सरल सल्की उपकला पहला नंबर यानी ए नंबर है। इस उपकला की कोशिकाएं सल्कों की बहुत ही चपटी, बहुभुजी और चौड़ी प्लेट के आकार की होती है। इसे खड़जी उपकला भी कहते हैं। इनका प्रमुख कार्य पदार्थों को विसरण द्वारा एक ओर से दूसरे ओर पहुंचाना होता है। ये देह गुहा के विभिन्न भागों जैसे हृदय, रुधिर वाहिनियों, लसिका वाहिनियों, फेफड़ों की वायु कुपिकाओं के चारों ओर पाई जाती है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। सरल उपकला के जो नेक्स्ट भाग हैं वो सरल घनाकार उपकला। तो सरल घनाकार उपकला के बारे में देखते हैं। इस सरल उपकला की कोशिकाएं घनाकार होती है। यह उपकला उन अंगों में मिलती है जहां अवशोषण, उत्सर्जन और स्रवण की क्रिया होती है, अर्थात यह ऊतक वृक्क नलिकाओं, जननदों यानी गोनेट्स, ब्रोंक्यूल्स एवं श्वेत ग्रंथियों में पाया जाता है। यानी सरल घनाकार उपकला जो है वो कहाँ कहाँ पाया जाएगा, मुख्य रूप से ये इम्पोर्टेंट है। तो ये मुख्य रूप से जो है वृक्क में पाया जाता है, और ब्रोंक्यूल्स एवं श्वेत ग्रंथि में भी पाया जाता है। आगे देखते हैं सरल स्तंभी उपकला। ये क्या होता है, इसमें देखते हैं। इस उपकला की कोशिकाएं स्तंभ यानी पिलर के समान लंबी, आयताकार, एक दूसरे से सटी होती है। सरल स्तंभी उपकला में क्या होता है कि इस उपकला की जो कोशिकाएं होती है वो स्तंभ के समान होती है, लंबी, आयताकार व एक दूसरे से सटी होती है। कुछ स्थानों पर इन कोशिकाओं के बीच में स्थानों पर श्लेष्म का स्रवण करने वाली चषक कोशिकाएं यानी गॉबलेट सेल भी पाई जाती है। छोटी आंत एवं कुछ अन्य स्थानों पर इसकी कोशिकाओं के स्वतंत्र सिरों पर अनेक उंगली समान प्रवर्ध पाए जाते हैं। ये सूक्ष्मांकुर यानी माइक्रोविली कहलाते हैं। सूक्ष्मांकुर युक्त सतहों को ब्रश सदृश सतह भी कहते हैं। यह अवशोषण में सहायक है। यह ऊतक अमाशय, आंत, पित्ताशय, पित्तवाहिनियों की आंतरिक सतह पर पाए जाते हैं। दूसरा नंबर है आभासी स्तृत स्तंभी उपकला। आभासी स्तृत स्तंभी उपकला, तो ये क्या होता है कि इसमें जो है उपस्थित स्तंभी कोशिकाओं की लंबाई बराबर ना होने के कारण छोटी छोटी कोशिकाओं के एक अतिरिक्त स्तर की उपस्थिति का आभास होता है, जिसके कारण यह उपकला द्विस्तरीय दिखाई देती है। इस उपकला में सामान्यतः रोमाभी, श्लेष्मा या चषक कोशिकाओं की उपस्थिति अधिक होती है।
नेक्स्ट देखते हैं, ये श्वासनाल, नासिका गुहा, ग्रसनी, मूत्रमार्ग, ग्रंथि की बड़ी वाहिनियों एवं लंबी नलिकाओं के आंतरिक स्तर को बनाती है। तो इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट याद रखने का क्या है, आभासी स्तरित स्तंभी उपकला कहाँ पाया जाता है, तो ये मुख्य रूप से पाया जाता है श्वासनाल, नासिका गुहा, ग्रसनी, मूत्रमार्ग, ग्रंथि की बड़ी क्षेत्र में पाया जाता है। जबकि जो है ये सरल स्तंभी ऊतक जो है ये उपकला कोशिका स्तंभ और लंबी आयताकार होती है। नेक्स्ट देखते हैं, स्तरित उपकला यानी स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। ये क्या होता है कि इसमें कोशिका एक से अधिक स्तरों में व्यवस्थित होती है एवं कोशिकाओं का केवल सबसे भीतरी यानी निचला स्तर ही आधार कला पर स्थित होता है। सरल उपकला की ही तरह यह भी 3 प्रकार की अर्थात सल्की, घनाकार और स्तंभी होती है। इस ऊतक के बाह्य स्तर की कोशिकाएं नमी एवं चिकनाहट एवं घर्षण के कारण नष्ट होती रहती है, जबकि भीतरी स्तर की कोशिका विभाजित होकर इसकी क्षतिपूर्ति करती रहती है। यह ऊतक वायु से सीधे संपर्क रखने वाले भागों जैसे देहा भित्ति, नेत्रों की कॉर्निया, मलाशय गुहा, मुख गुहा आदि पर पाए जाते हैं। तो स्तरित उपकला जो है कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो ये मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं, तो ऊतक वायु से सीधे संपर्क रखने वाले भागों में पाए जाते हैं, जैसे देह भित्ति, नेत्रों की कॉर्निया, मलाशय गुहा और मुख गुहा आदि में पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ग्रंथिल उपकला ऊतक। तो ग्रंथिल उपकला ऊतक क्या होता है, ग्रैंडुलर एपिथेलियम वास्तव में सरल स्तंभी उपकला का एक रूपांतरण है। इनकी कोशिकाओं में एक स्पष्ट केंद्रक यानी न्यूक्लियस होता है। ग्रंथिल उपकला के ऊतक में क्या होता है, एक स्पष्ट न्यूक्लियस यानी केंद्रक होता है। ये कोशिकाएं हार्मोन्स, एंजाइम्स, श्लेष्म, पाचक रस आदि तरल पदार्थों का स्रवण करती है। ग्रंथिल उपकला ऊतक में स्रवण के लिए निम्नलिखित 2 प्रकार की ग्रंथियां मिलती है। कौन कौन सी, एक कोशिकीय ग्रंथि और बहुकोशिकीय ग्रंथि। दूसरा देखते हैं संयोजी ऊतक, जो कि संयोजी ऊतक है, जंतु ऊतक का ही क्या है, एक भाग है। कौन, संयोजी ऊतक। पहला हम लोगों ने क्या देखा था, उपकला ऊतक, और ये दूसरा क्या है, संयोजी ऊतक। तो संयोजी ऊतक को देखते हैं, शरीर के विभिन्न ऊतकों, अंगों तथा अंग तंत्रों को परस्पर एक दूसरे से जोड़ता है तथा अंगों को सहारा भी प्रदान करता है। कौन, संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक की कोशिकाएं आपस में कम जुड़ी होती है और अंतर कोशिकीय आधात्री यानी इंटरसेलुलर मैट्रिक्स में धसी होती है। यह आधात्री ठोस, अर्ध ठोस या तरल हो सकती है। यानी संयोजी ऊतक किस प्रकार की हो सकती है, आधात्री ठोस के रूप में भी हो सकती है, या अर्ध ठोस के रूप में भी, या तरल के रूप में भी हो सकती है। इसकी प्रवृत्ति ऊतक के कार्य के प्रकार पर निर्भर करती है। अगर संरचना के आधार पर संयोजी ऊतक को देखा जाए तो कितने प्रकार की होती है, संरचना के आधार पर संयोजी ऊतक 3 प्रकार की होती है। पहला है वास्तविक संयोजी ऊतक। पहला क्या है, वास्तविक संयोजी ऊतक। तो वास्तविक संयोजी ऊतक यानी प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू जो है का आधार द्रव यानी मैट्रिक्स जेली नुमा मुलायम होता है। यह 3 प्रकार के होते हैं, ढीले संयोजी ऊतक या अंतराली ऊतक। तो इसमें क्या होता है कि इसका आधार द्रव यानी मैट्रिक्स पारदर्शक या चिपचिपा होता है, जो आंतरंगों एवं ऊतकों को हिलने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। इसमें श्वेत कोलेजन यानी व्हाइट कोलेजन एवं पीले इलास्टिन तंतु पाए जाते हैं। तो पूछता है कि जो है श्वेत कोलेजन किस में पाया जाता है, तो प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू जो है उसमें पाया जाता है। और ये वास्तविक संयोजी ऊतक किसके भाग हैं, तो संयोजी ऊतक के ही भाग हैं। और संयोजी ऊतक किसके भाग हैं, तो जंतु ऊतक का ही एक भाग है। आगे देखते हैं, यह त्वचा और मांसपेशी के मध्य रक्त वाहिका के चारों ओर एवं अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में पाया जाता है। यह अंगों के भीतर की खाली जगहों भरता है, आंतरिक अंगों को सहारा प्रदान करता है एवं क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत भी करता है। सघन संयोजी ऊतक या तंतुमय ऊतक। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें तंतु एवं तंतु कोशिकाएं सघनता से व्यवस्थित होती है। इसमें आधार द्रव कम मात्रा में पाया जाता है। यह भी मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है, सघन संयोजी ऊतक
यह तंतुमय ऊतक। कंडरा स्नायु, कंडरा और स्नायु, कंडरा और स्नायु ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोनों। कंडरा को टेंडन कहा जाता है जबकि स्नायु को लिगामेंट कहा जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि टेंडन क्या होता है और लिगामेंट क्या होता है, यानी कंडरा। इस श्वेत कोलेजन तंतु अधिक मात्रा में पाई जाती है टेंडन में। ये तंतु पेशियों यानी मसल को अस्थियों से जोड़ता है, यानी मसल्स को अस्थियों से जोड़ने वाले भाग को क्या कहा जाता है, टेंडन कहा जाता है। जबकि स्नायु यानी लिगामेंट क्या करता है, इनमें पीले इलास्टिन तंतु अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। यह तंतु अस्थियों को अस्थियों से जोड़ता है, यानी लिगामेंट क्या करता है, अस्थियों को अस्थियों से जोड़ने का काम करता है, जबकि मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ने का काम टेंडन करता है। अस्थि से अस्थि जुटेगा तो लिगामेंट, जबकि मांसपेशी से अस्थि जुटेगा तो वो क्या है, टेंडन। कंडरा स्नायु की तुलना में मजबूत एवं सीमित लचीलेपन वाला तंतुमय होता है, यानी टेंडन जो होता है वो लिगामेंट की तुलना में मजबूत होता है। नेक्स्ट देखते हैं विशिष्टकृत संयोजी ऊतक या वसा में ऊतक, यानी एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। यह अंतराली ऊतक होता है। यह अंतराली ऊतक का ही रूपांतरण है जिसमें वसा कोशिकाएं सर्वाधिक संख्या में पाई जाती है। यह ऊतक त्वचा के नीचे एवं आंतरिक अंगों के बीच में पाया जाता है एवं कोमल भागों में की आघातों से रक्षा करता है। नेक्स्ट देखते हैं, दूसरा नंबर है कंकालीय संयोजी ऊतक। कंकालीय संयोजी ऊतक ये क्या होता है कि कंकालीय संयोजी ऊतक स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू शरीर के अंतः कंकाल का निर्माण करती है। और ये भी कंकालीय संयोजी ऊतक जो है दो प्रकार के होते हैं। पहला है उपास्थि जिसे कार्टिलेज भी कहा जाता है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि कार्टिलेज यानी उपास्थि क्या होता है, इसमें कोशिकाओं के मध्य पर्याप्त अंतरकोशिकीय स्थान होता है तथा इसका अर्ध ठोस आधार द्रव्य या आधात्रिक प्रोटीन एवं पॉलीसैकेराइड शर्करा का बना होता है। यह लचीला ऊतक है जो नाक, कान, कंठ, श्वास नली यानी ट्रेकिया एवं अस्थियों की संधियों यानी ज्वाइंट पर पाया जाता है। इसमें दबाव एवं तनाव की सहने की अत्यधिक क्षमता होती है। तो पूछा जाता है कि उपास्थि यानी कार्टिलेज कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो जितना भी मुलायम हड्डी है जैसे नाक का हो गया, कान का हड्डी हो गया, श्वास नली का जो ट्रेकिया होता है, और अस्थियों को संधियों यानी अस्थि को जो जोड़ने के वहाँ पर जो मुलायम हड्डी होती है उसमें जो है उपास्थि यानी कार्टिलेज पाया जाता है। इनमें दबाव एवं तनाव को सहने की अत्यधिक क्षमता होती है। नेक्स्ट दूसरा नाम क्या है, अस्थि, जिसको बोन भी कहा जाता है। इसमें अस्थि कोशिकाएं कैल्शियम फास्फेट की ठोस आधार द्रव्य में धसी होती है। अस्थि कोशिकाएं क्या होती है, अस्थि कोशिकाएं कैल्शियम फास्फेट की ठोस आधार द्रव्य में धसी होती है जिसमें बीच बीच में कोलेजन तंतु पाए जाते हैं। यह कंकाल तंत्र का निर्माण कर शरीर के ढांचे का निर्माण करता है। यह मांसपेशी के जुड़ने के लिए आधार प्रदान करता है जिसकी सहायता से कशेरुकी यानी वर्टेब्रेट जंतुओं में गमन होता है। यह शरीर के कोमल अंगों की सुरक्षा प्रदान करता है एवं अस्थि मज्जा में लाल रुधिर कणिका यानी आरबीसी एवं श्वेत रुधिर कणिका यानी डब्ल्यूबीसी का उत्पादन करता है। तो डब्ल्यूबीसी और आरबीसी का उत्पादन कहाँ होता है, तो अस्थि मज्जा यानी अस्थि में होता है, यानी अस्थि मज्जा में ही लाल रुधिर कणिका और डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है। तो पूछा जाता है कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहाँ होता है, तो अस्थि मज्जा में होता है यानी बोन मैरो में होता है। नेक्स्ट तीसरा नंबर देखते हैं संवहनीय संयोजी ऊतक। तो संवहनीय संयोजी ऊतक क्या होता है, इनमें आधार द्रव्य तरल प्रकृति की होती है अतः इसमें कोशिकाएं तैरती रहती है। यह ऊतक शरीर के विभिन्न भागों के मध्य पदार्थों के परिवहन का महत्वपूर्ण कार्य करता है। यह दो प्रकार का होता है, लसिका एवं रुधिर, यानी संवहनीय संयोजी ऊतक दो प्रकार का होता है, लसिका एवं रुधिर के रूप में। तो मुख्य रूप से हम लोग रुधिर को देखते हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। रुधिर होता क्या है, यह लाल रंग का क्षारीय तरल है। रुधिर क्या है, यह लाल रंग का क्षारीय तरल है जिसका पीएच मान 7.4 होता है। ये बहुत सारे वनडे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि रुधिर यानी ब्लड का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है, 7.4, जो संपूर्ण शरीर में विद्यमान अंगों
एवं अंग तंत्रों के पोषक मध्य पोषक तत्वों, उत्सर्जी पदार्थों, हार्मोनों आदि का परिवहन करता है। इसके अतिरिक्त ये शरीर के ताप का भी नियमन करता है। यानी रुधिर जो है वो क्या करता है कि शरीर के ताप को भी नियंत्रित करता है, जबकि तंत्रों के मध्य पोषक तत्वों, उत्सर्जी पदार्थों, हार्मोनों आदि की परिवहन भी करता है। रुधिर को भाग के रूप में देखा जाए तो रुधिर के जो भाग है वो मुख्य रूप से क्या है, दो प्रकार में। एक तो प्लाज्मा होता है और दूसरा क्या है, रुधिर कोशिकाएं यानी ब्लड सेल। तो प्लाज्मा जो होता है यह रुधिर का 55% तरल भाग है। प्लाज्मा क्या है, रुधिर का 55% तरल भाग है, जो कि हल्के पीले रंग का गाढ़ा तरल पदार्थ है, जिसमें 90 से 92% जल, 6 से 8% प्रोटीन एवं शेष अकार्बनिक लवण पाए जाते हैं, जिसमें मुख्यतः ग्लोबुलिन, एल्बुमिन, फाइब्रोनोजन जैसे प्रोटीन पाए जाते हैं, किसमें, प्लाज्मा में पाए जाते हैं। दूसरा है रुधिर कोशिका यानी ब्लड सेल। ब्लड कितने प्रकार से बटा है, प्लाज्मा और रुधिर कोशिका में। प्लाज्मा में 55% जो है रुधिर का भाग होता है, जो कि तरल भाग में होता है। दूसरा है रुधिर यानी ब्लड सेल। यह रुधिर का 45% ठोस भाग है, जिसमें 3 तरह के रुधिर कोशिकाएं पाई जाती है। कौन कौन सी रुधिर कोशिकाएं पाई जाती है, तो पहला है लाल रुधिर कोशिकाएं, जिसे इरेथ्रोसाइट भी कहा जाता है। तो पूछा जाता है कि लाल रुधिर कोशिकाओं का अन्य नाम क्या है, तो इरेथ्रोसाइट के नाम से भी जाना जाता है। एक स्वस्थ व्यक्ति में आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल की संख्या 50 से लेकर 44 लाख प्रति मिलीमीटर क्यूब होता है। यानी एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में आरबीसी की संख्या कितनी होती है, तो 50 से लेकर 44 लाख प्रति mm³ होता है। परिपक्व आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता तथा इनकी आकृति उभयावतल होती है। तो ये भी पूछा जाता है कि परिपक्व आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है या नहीं, तो केंद्रक नहीं पाया जाता है। और इसकी जो आकृति होती है आरबीसी की, वो कैसी होती है, उभयावतल होती है। इनका निर्माण वयस्क में अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में होता है तथा इनका जीवन काल कितना होता है, 120 दिन का। तो वनडे एग्जाम में पूछा जाता है कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, 120 दिन का। कहाँ आरबीसी बनती है, तो अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में आरबीसी का निर्माण होता है। प्लीहा या को आरबीसी का कब्रिस्तान यानी कहा जाता है, क्योंकि इनका विनाश यहीं होता है। तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आरबीसी का कब्रिस्तान कहाँ है, तो प्लीहा यानी स्प्लीन को क्या कहा जाता है, आरबीसी के कब्रिस्तान के नाम से जाना जाता है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन नामक लोह युक्त लाल श्वसन वर्णक पाया जाता है, जो इसके लाल होने का कारण है। तो ब्लड में यानी आरबीसी के लाल होने का कारण मुख्य क्या है, तो हीमोग्लोबिन की उपस्थिति। यही वर्णक ऑक्सीजन और CO2 से जुड़कर इनका परिवहन करता है। तो आरबीसी में जो है ऑक्सीजन और CO2 का परिवहन किसके द्वारा होता है, हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। और आरबीसी का जो लाल रंग है वो किसके द्वारा होता है, हीमोग्लोबिन के द्वारा ही होता है। नेक्स्ट देखते हैं श्वेत रुधिर कोशिकाएं। तो दूसरा क्या है, श्वेत रुधिर कोशिकाएं। श्वेत रुधिर कोशिकाओं को क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट, जबकि आरबीसी को क्या कह रहे थे, इरेथ्रोसाइट, और इसको क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट। तो एक स्वस्थ व्यक्ति में डब्ल्यूबीसी की संख्या 6000 से 8000 प्रति mm³ होती है। यानी डब्ल्यूबीसी की संख्या जो एक स्वस्थ मनुष्य में होगी वो कितनी होगी, 6000 से लेकर 8000 mm³ होती है। यह केंद्रक युक्त रंगहीन कोशिका हैं, यानी श्वेत रक्त में क्या है, केंद्रक पाया जाता है, जबकि आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। इनका जीवन काल 2 से 7 दिन का होता है, जबकि आरबीसी का जीवन काल कितना है, 120 दिन का था, जबकि डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना है, 2 से 7 दिन का होता है। यह प्रतिरक्षा तंत्र यानी इम्यून सिस्टम की कोशिकाएं हैं, जो रोगों से लड़ने में सहायता प्रदान करती है। यह 2 प्रकार के होते हैं, कनिकाणु और दूसरा होता है कनिका विहीन। कनिकाणु में जैसे न्यूट्रोफिल आ जाता है, इओसिनोफिल आ जाता है, बैसो। तो ये 2 प्रकार की होती है, कौन कौन, कनिकाणु और कनिका विहीन। मोनोसाइट एवं लिम्फोसाइट कनिका विहीन में आ जाती है। न्यूट्रोफिल एवं मोनोसाइट 6 से 8% भक्षकाणु यानी फाइगोसाइट प्रकार की कोशिकाएं हैं, जो जीवाणु
जैसे बाह्य कारकों या कोशिकाओं का भक्षण करती है। नेक्स्ट देखते हैं प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट। इसमें क्या होता है, यह स्तनियों की विशिष्ट केंद्रक विहीन कोशिका मेगाकैरियोसाइट के विखंडन से बनती है एवं रुधिर में इनकी संख्या 1.5 से लेकर 3.5 लाख प्रति mm³ होता है। प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट ये चोट लगने पर घाव वाले भाग पर रक्त का थक्का बनाने का कार्य करती है। कौन? थ्रोम्बोसाइट या प्लेटलेट्स कह सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है लसिका। लसिका रंगहीन अर्धपारदर्शी क्षारीय तरल है जो रुधिर के प्लाज्मा एवं WBC द्वारा निर्मित होता है। लसिका यानी लिप क्या होता है, यह अर्धपारदर्शी क्षारीय तरल है जो रुधिर के प्लाज्मा एवं WBC द्वारा निर्मित होता है। रुधिर एवं कोशिकाओं के मध्य पोषक तत्वों एवं गैसों की विनिमय इसी उत्तक द्रव के द्वारा होता है। इसमें वसा, लिम्फोसाइट, हार्मोन आदि प्रमुखता से पाए जाते हैं। किसमें? तो लसिका में क्या क्या पाया जाता है? वसा, लिम्फोसाइट, हार्मोन एवं प्रमुखता रूप से पाए जाते हैं। तीसरा है पेशी उत्तक। तीसरा पेशी उत्तक। जंतु उत्तक के 3 थे, उपकला उत्तक, संयोजी उत्तक और तीसरा नंबर क्या है? पेशी उत्तक। तो पेशी उत्तक क्या है, इसके बारे में देखते हैं। पेशी उत्तक मस्कुलर टिश्यू अनेक लंबी बेलनाकार पेशीय कोशिकाओं या तंतुओं के समूह द्वारा बना होता है जो परस्पर समानांतर रूप से विन्यासित होता है। पेशी तंतु अनेक छोटी इकाइयों जैसे पेशी तंतु द्वारा बना होता है। यह उत्तक शरीर के सभी प्रकार की गतियों के लिए उत्तरदायी होता है। पेशी उत्तक भी कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला है रेखित पेशी उत्तक। तो रेखित पेशी उत्तक क्या होता है? अभिरंजित कर सूक्ष्मदर्शी से देखने पर इस पेशी उत्तक में एकांतर क्रम में गहरे एवं हल्के रंगों वाली पट्टियां या धारियां पाई जाती है। इसी कारण इसे रेखित पेशी कहते हैं। अस्थि यानी कंकाल से जुड़े होने के कारण इन्हें कंकाली पेशी भी कहा जाता है। रेखित पेशी को कंकाली पेशी के नाम से भी जाने जाते हैं। अपनी इच्छा अनुसार अनेक पेशियों में गति उत्पन्न करने के कारण इन्हें ऐच्छिक पेशी यानी वॉलंटरी मसल्स भी कहते हैं। पेशी बहुकेंद्रीय दोनों सिरों से अस्थि से जुड़ी बेलनाकार, लंबी एवं ओशाखित होती है। यह पेशी हाथ, पैर, गर्दन आदि भागों में पाई जाती है। यानी रेखित जो उत्तक है किसमें पाया जाता है? रेखित पेशी उत्तक। तो ये जो है हाथ, पैर, गर्दन वगैरह में पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं आरेखित पेशी। इन पेशियों में धारियां नहीं पाई जाती है, इसलिए इन्हें आरेखित पेशी या चिकनी पेशी के नाम से भी जाना जाता है। यह पेशियां आंतरांगों जैसे आहारनाल, रक्त नलिका आदि के प्रसार एवं संकुचन जैसी गतियों को नियंत्रित करती है। इन पेशियों की गति को हम अपनी इच्छा अनुसार नियंत्रित नहीं कर सकते, अतः इन्हें अनैच्छिक पेशी के नाम से भी जाना जाता है। किसे? आरेखित पेशी को अनैच्छिक पेशी के नाम से भी जाना जाता है। यह पेशी एक केंद्रीय तुर्क रूपी अर्थात दोनों सिरों से नोकीली एवं आशाखित होती है। नेक्स्ट है हृदय पेशी। यह हृदय की भौतिक भित्ति में पाई जाने वाली शाखित, लंबी, बेलनाकार एवं एक केंद्रक युक्त पेशी है। यह संरचना में रेखित पेशी के समान धारियों युक्त किंतु कार्य में अनैच्छिक कार्य होती है। इसमें अंतर्विष्ट डिस्क यानी इंटरकैलेटेड डिस्क पाई जाती है। इसके संकुचन को नियंत्रित करती है। ये पेशी जनक यानी माइगोनिक होती है, अर्थात इसमें स्वयं उत्प्रेरण यानी पाया जाता है, जिसके कारण ये बिना थके लयबद्ध रूप से जीवन भर कार्य करती रहती है। यानी हृदय पेशी उत्तक जो है वो क्या करती है? जीवन भर कार्य करती रहती है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है स्वयं उत्प्रेरण पाया जाता है। चौथा नंबर है तंत्रिका उत्तक। तंत्रिका उत्तक यानी नर्वस टिश्यू जीवों के वातावरणीय उत्तेजन के अनुकूल प्रतिक्रिया करने की क्षमता प्रदान करता है। यह उत्तेजनशील उत्तक तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई न्यूरॉन से बना होता है। तो तंत्रिका उत्तक किससे बना होता है? तो तंत्रिका उत्तक की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या होती है? न्यूरॉन होती है। तो तंत्रिका उत्तक की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई न्यूरॉन होती है। और तंत्रिका उत्तक किससे बना होता है? न्यूरॉन से बना होता है। मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु इसी उत्तक के द्वारा बने होते हैं। यानी मस्तिष्क और मेरुरज्जु किसके द्वारा बने होते हैं? न्यूरॉन से बने होते हैं। न्यूरॉन के 3 मुख्य भाग होते हैं। पहला है द्रुमिका, दूसरा है कोशिकाकाय और तीसरा है तंत्रिकाक्ष।
यानी डेंड्राइट, साइटन और एक्सोन। तो इसको फिगर के रूप में देख सकते हैं। ये है केंद्रक, यानी जो एक तंत्रिका कोशिका की संरचना होती है कुछ इस प्रकार की होती है। बीच में केंद्रक पाया जाता है, ध्रुमिका होता है, कोशिका काय होता है केंद्रक के साइड में लगा हुआ, और ये जो है तंत्रिका कक्ष हो गया, और ये तंत्रिका का अंतिम सिरा हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, न्यूरॉन में कोशिका द्रव में निश्चल कणिकाएं पाई जाती है। तंत्रिका कक्ष के अंतिम शाखित सिरे पर सिनेप्टिक घुड़ियां यानी सिनेप्टिक नोब पाई जाती है, जो न्यूरोट्रांसमीटर रसायनों का स्रवण कर आवेग को स्नेप्स के पार अगले न्यूरॉन तक भेजती है। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें, और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और दोस्तों ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो जा रहा है क्योंकि पूरी तरीके से इसमें एक ही चैप्टर में जो है एक ही क्लास में आपको पूरा उत्तर पढ़ा दिया गया है। थैंक यू दोस्तों, प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें।